दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एम्स में लगवाई कोरोना वायरस की वैक्सीन और ट्वीट कर लोगों से की अपील। जी आपको बता दें कि भारत में कल से यानी 1 मार्च से शुरू हो गया कोरोना वायरस वैक्सीनेशन राउंड 2 के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को कोरोना वैक्सीन पुदुचेरी के सिस्टर पी निवेदा ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन डोज लेते हुए अपनी तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि आइए हम सब मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। जी आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के साथ जो वैक्सीन लगवाते हुए जो अपनी एक तस्वीर शेयर की है, उसमें वो असमिया गमछा पहने दिख रहे हैं और मुस्कुराते हुए टीका लगवा रहे हैं। उनके साथ इस तस्वीर में सिस्टर निवेदा के अलावा केरल की रहने वाली एक अन्य नर्स रोसम्मा अनिल भी दिख रही हैं। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र मुंबई से। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले लॉकडाउन लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरी भी कुछ है। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस केस को लेकर लॉकडाउन लगाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी भी कुछ है। सीएम उद्धव ठाकरे ने यह बयान मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। सीएम ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि राज्य में लॉकडाउन लगवाने की स्थिति न आए। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी, यह शब्द बड़ा विचित्र है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि वो मास्क पहने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे कोरोना वायरस की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। हमने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के शतक देखे हैं, लेकिन अब हम पेट्रोल डीजल शतक देख रहे हैं। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बताते कि कांग्रेस में तेज हो रहे बगावती तेवर। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की बंगाल विधानसभा चुनाव रणनीति पर उठाए सवाल। जी हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाले G23 में शामिल कांग्रेस से कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ था। इन्होंने चिंता जताई थी कि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। यहाँ कांग्रेस को और मजबूत करने की बात हुई और पार्टी की कई रणनीति को लेकर सवाल भी खड़े किए गए। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस इन राज्यों में अपनी पार्टी की दावेदारी मजबूत करने में लगी है। ऐसे में पार्टी के अंदर ही वरिष्ठ नेताओं के बागी स्वर सुनाई देने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ हुए गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का ये फैसला पार्टी की ही विचारधारा के खिलाफ है। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि कोरोना टीका लेते वक्त नरेंद्र मोदी के हाथ में था मास्क, कांधे पर असमिया गमछा। बोले लोग वाकई हमारे पीएम कैमरा जीवी हैं। जी आपको बता दें कि टीका लेते वक्त पीएम के कंधे पर असमिया गमछा था और उन्होंने मास्क हाथ में पकड़ रखा था। पीएम की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग उन्हें कैमरा जीवी कहकर बुला रहे हैं। आपको बता दें, पुदुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने कल सुबह 6:25 पे पीएम को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का डोज दिया। पीएम मोदी को दूसरा डोज 28 दिन बाद लगाया जाएगा। टीका लगवाते हुए पीएम ने एक तस्वीर अपने ट्विटर से शेयर की है, जिसके बाद यूजर्स उन पर निशाना साध रहे हैं। इस पर एक यूजर ने लिखा कि फोटो खिंचवाने के लिए मास्क निकालना जरूरी है। वाकई हमारे देश का प्रधानमंत्री कैमरा जीवी है। डांस ऑफ डेमोक्रेसी नाम के एक यूजर ने लिखा, ये देखिए कैमरा जीवी, फोटो का इतना शौक है कि चाचा ने मास्क भी नहीं पहना।
और वहीं अनु नाम के एक यूजर्स ने लिखा कि समझदार लोग कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और मास्क पहनते हैं। और क्या आप लोगों ने असमिया गमछा देखा? कांग्रेस की एक विधायक शकुंतला साहू ने लिखा, साहब आपको एक नहीं तीनों वैक्सीन को एक साथ लेना था। एक यूजर्स ने लिखा कि सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता बंगाल से आते हैं और सबसे अधिक बैंक लुटेरे गुजरात से। एक यूजर्स ने लिखा कि वाह मोदी जी वाह, आप वहां भी कैमरा लेकर चले गए, गजब आदमी हो। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट। 26 मार्च को होगी सुनवाई, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां, बात करें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में घिर आई हैं। जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में कंगना के पेश न होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बीते साल जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। दरअसल कोर्ट ने इस मामले में कंगना को पेश होने को कहा गया था, लेकिन पेशी का समन भेजे जाने के बाद भी कंगना रनौत कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। अब कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। कंगना के वकील कोर्ट में ही मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो उच्च न्यायालय में समन को चुनौती देना चाहते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होनी है। दरअसल गीतकार जावेद अख्तर ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके अनुसार कंगना रनौत ने पिछले साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में मौजूद एक मंडली का जिक्र करते हुए उनका नाम लिया था। शिकायत के अनुसार रनौत ने यह दावा भी किया कि अख्तर ने अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में नहीं बोलने की धमकी भी दी थी। इस वजह से देबिना से पड़ती है डांट गुरमीत चौधरी ने इसका खुलासा किया। कंगना ने यह भी दावा किया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें एक बार अपने घर पर बुलाया था और ऋतिक रोशन से माफी मांगने को लेकर उन्हें धमकी दी थी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि सुशांत की मौत के बाद कंगना ने मीडिया से बात करते हुए बॉलीवुड में एक मंडली के होने का दावा करते हुए उन पर भी आरोप लगाए थे। बताया जा रहा है कि जावेद अख्तर अब लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और दोस्तों में खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि तेलुगु किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि किसानों के हवाले से है। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन की संभावना। लखनऊ में 5 अप्रैल तक लगा दी गई है धारा 144। जी आपको बता दें कि 3 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लगा है। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 अप्रैल तक के लिए लखनऊ में धारा 144 लागू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से ही किसानों का आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन की अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों और किसान संगठनों के द्वारा किसान आंदोलन आयोजित किया जा सकता है जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसलिए लखनऊ प्रमंडल में धारा लगाई जा रही है। बता दो कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन भी किया जा रहा है। इन महापंचायतों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो दोस्तों देश भर में लगातार हो रहे किसान आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि मार्च के पहले दिन ही घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा। इस साल अब तक 124 रुपए के बढ़ गए हैं दाम। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार में मार्च के पहले दिन ही फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 97 रुपए महंगा हुआ है। इससे पहले फरवरी के महीने में गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की उछाल आई थी। कीमत में आई तेजी के साथ पटना में अब घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलो के दाम 892 रुपए से बढ़कर 917.50 रुपए हो गए हैं। वहीं 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 97 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब पटना में इस सिलेंडर की कीमत 1810 रुपए हो गई है। पहले इसकी कीमत 1713 रुपए प्रति सिलेंडर थी।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि पंजाब से है कि पंजाब में चुनाव से पहले प्रशांत किशोर बने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सलाहकार महज ₹1 सैलरी पर करेंगे काम। जी हां, बात कर रहे हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को अपना प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया है। पंजाब सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। हालांकि महज ₹1 सैलरी पर प्रशांत किशोर अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस जानकारी को सार्वजनिक करते हुए लिखा है, ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर ने मेरे प्रधान सलाहकार के तौर पर ज्वाइन किया है। पंजाब के लोगों की भलाई के लिए एक साथ काम करने को तत्पर हूं। दरअसल पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी गलियारों में चर्चा जोर पकड़ रही है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी कड़ी में प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया है और अभी से चुनाव के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इससे पहले 2017 के पंजाब चुनाव में भी कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम देख चुके हैं। गौर हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 117 सीटों में से 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। इससे पहले पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने घोषणा करते हुए कहा कि 2022 चुनाव में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी आप सांसद भगवंत मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम साहब से खुद तो सरकार चल नहीं रही है, अब एक बिहार के आदमी को प्रिंसिपल एडवाइजर बनाकर सरकार चलेगी। याद करो 4 साल पहले झूठे वादे इसी ने करवाए थे। पंजाबी बार बार धोखे में नहीं आएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रशांत किशोर की टीम आई-पैक फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके के चुनाव प्रचार की योजना का काम संभाल रही है। वहीं इससे पहले प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के लिए भी चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी और इंडिया टुडे के खिलाफ चार्जशीट इसी महीने हो सकती है फाइल। जी हम बात कर रहे हैं कि फर्जी टीआरपी घोटाले के मामले में रिपब्लिक टीवी और इंडिया टुडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से इसी महीने चार्जशीट फाइल करने की संभावना है। ईडी की तरफ से पिछले साल नवंबर में इस मामले में केस दर्ज किया गया था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसे पुलिस प्राथमिकी के समान ही माना जा रहा है। बताते चलें कि बार्क की शिकायत के बाद फर्जी टीआरपी घोटाले सामने आया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कुछ चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए रिश्वत दे रहे हैं ताकि उनके विज्ञापन से होने वाली कमाई बढ़ सके। आरोप में कहा गया था कि जिन घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए थे उन्हें कोई एक चैनल खोले रखने के लिए रिश्वत दी जा रही थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से टेलीविजन रेटिंग्स को लेकर चल रहे जांच की बीच बाग से कहा गया था कि जब तक मंत्रालय की जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक टीवी रेटिंग्स पर रोक जारी रखा जाएगा। पहले ये रोक 12 सप्ताह के लिए लगाया गया था और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग यानी बार्क टेलीविजन रेटिंग बताने वाली एजेंसी है। ये एक संयुक्त संस्था है जिसे प्रसारणकर्ता, विज्ञापन दाता, विज्ञापन और मीडिया एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टॉक होल्डर मिलकर चलाते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मेजरमेंट निकाय है। इस मामले में हाई कोर्ट की तरफ से रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी समेत अन्य टीवी चैनलों के कर्मचारियों को 5 मार्च तक अंतरिम राहत दी गई थी। अदालत में महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह बोले, कहा लाल किला हिंसा की साजिश भाजपा ने की, तीनों कानून किसानों के डेथ वारंट। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। किसान संगठनों के अलावा विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई हैं। विपक्षी दल भी किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा की साजिश भाजपा ने ही रची थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। मीडिया के साथ बातचीत में आप नेता संजय सिंह ने कहा कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो भी हुआ उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी और एक गहरा षड्यंत्र था। वो व्यक्ति दीपू सिद्धू जो बीजेपी का नेता है, उसने जानबूझकर लाल किले
पर हमला किया। दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के आदेश पर उन लोगों को लाल किले के अंदर जाने दिया। और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि पश्चिम बंगाल 2021 इलेक्शन को लेकर है, जिसमें आपको बता दें कि तेजस्वी के बाद अब अखिलेश यादव ने दिया ममता बनर्जी को समर्थन। कहा समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी बंगाल में चुनाव। जी हम बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने इस बाबत टीएमसी सुप्रीमो को फोन कर जानकारी दी और बताया जा रहा है कि सपा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए हमने बंगाल में ममता बनर्जी को नैतिक समर्थन दिया है। बताया जा रहा है कि अब बंगाल में सपा चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के समर्थन का ऐलान किया। बीते दिनों ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कुछ सीटों पर चुनाव जीतने की इच्छा जाहिर किया था, लेकिन ममता ने उस पर गौर नहीं किया। इसके बावजूद उन्होंने पश्चिम बंगाल में 8 बिंदुओं पर विधानसभा चुनावों में ममता की स्थिति का समर्थन करते हुए उन्होंने तृणमूल नेता को आगामी चुनावों में विभिन्न मुद्दों पर भाजपा की रणनीति से सावधान रहने की सलाह दी। इसके अलावा अखिलेश ने ममता को वोट देकर तृणमूल को फिर से सत्ता में लाने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश पहले ही बाईसाइकिल कार्यक्रम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि असम पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा उद्योगपतियों के कर्ज हो सकते हैं माफ, लेकिन मजदूरों का दर्द नहीं दिखता। जी हां, आपको बता दें कि असम दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने सोमवार को भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज भाजपा सरकार की ये स्थिति है कि वे बड़े बड़े उद्योगपतियों के 50,000 करोड़ रुपए तक कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ने कहा कि चाय के बागानों में भी मजदूरों की यही हालत है कि उनके पिछले 5 सालों में बहुत कम वेतन बढ़े हैं। दरअसल असम विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी यहां अपने दौरे पर पहुंची। असम के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने एक रैली के दौरान सर्बानंद सोनोवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। असम दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी का स्वागत वहां की महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक में किया। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उन महिलाओं के साथ कदम ताल मिलाते हुए झूमते दिखाई दी। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर जमकर लुत्फ उठाया। प्रियंका गांधी ने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत गुवाहाटी के कामाख्या देवी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। प्रियंका सबसे पहले जलुकबारी इलाके में रुकी और जहां कांग्रेस समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह नीलाचल हिल्स स्थित शक्तिपीठ के लिए रवाना हो गई। प्रियंका यहां लाल पोशाक में नजर आई। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह काफी समय से मंदिर आना चाहती थी और उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि अहमदाबाद से है, जिसमें पति से प्रताड़ित महिला ने वीडियो में सुनाई व्यथा। कहा दुआओं में याद रखना, फिर साबरमती नदी में कूदकर जान दी। जी हम बात कर रहे हैं कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक शादीशुदा महिला ने साबरमती में कूदकर जान दे दी। वह अपने पति से खफा थी। मरने से पहले उसने अपना एक इमोशनल वीडियो बनाया। वीडियो में उसने परिवार के लिए मैसेज दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुस्कुराते हुए उसने अपनी व्यथा सुनाई। पति के बारे में भी बताया। वह 23 साल की थी। वीडियो में वह कहते दिखी, ए प्यारी सी नदी, प्रे करते हैं कि मुझे अपने में समा ले। उसने कहा दुआ में याद रखना। इसके बाद उसने ब्रिज से साबरमती नदी में छलांग लगा दी। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करें। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। लेकिन मेरे से गलती कहाँ रह गई? माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, तो शायद कहीं कमी रहेगी मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो। हालांकि उसके परिवार की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। सूचना मिलने पर सूचना एवं फायर ब्रिगेड की टीमें महिला को नदी से निकालने पहुंची।
और कुछ समय बाद नदी से महिला की लाश मिल गई। मृतका का नाम आयशा है, ये उसने वीडियो में खुद ही बताया। उसने कहा कि मैं सुकून से जाना चाहती हूँ। आपको बता दें कि पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आयशा की साल 2018 में शादी हुई थी। उसके पिता अहमदाबाद में ही रहने वाले हैं और उनका नाम लियाकत अली है और वे पेशे से टेलर हैं। उनका कहना है कि 2018 में बेटी का निकाह जालौर यानी राजस्थान में रहने वाले आरिफ खान से हुआ था, लेकिन निकाह के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। बात यहां तक पहुंच गई कि दहेज मांगते हुए ही आरिफ आयशा को मायके छोड़ गया था। बाद में कुछ लोगों ने समझाया तो फिर अपने साथ ले गया। उसके बाद 2019 में फिर से ऐसा किया। उसके घर वाले हमसे 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। हमने किसी तरह पैसे का इंतजाम कर उन्हें दे दिया था, मगर वो बेटी को प्रताड़ित करते रहे। आखिर में बेटी ने इस तरह सुसाइड किया। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जिसमें संजय राउत ने कहा कि अब यूपीए के पुनर्गठन की जरूरत, शरद पवार को करना चाहिए गठबंधन का नेतृत्व। जी हम बात करें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि अब यूपीए के पुनर्गठन की जरूरत है और इस गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व में काम करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन का भविष्य कांग्रेस के बलिदान और उदारता पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि देश में अब एनडीए नाम का कोई गठबंधन नहीं बचा है। कई सहयोगी दल इससे किनारा कर चुके हैं, लेकिन यूपीए नाम के गठबंधन का भी देश में कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। इसमें कब काफी कम पार्टियां बची हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ये बातें पूर्व नगर सेवक द्वारा औरंगाबाद में आयोजित किए गए जय भीम समारोह में कही। राउत ने कहा कि वर्तमान सरकार के खिलाफ समूह बनाने के लिए हमें यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के पुनर्गठन की जरूरत है और इस गठबंधन का नेतृत्व वरिष्ठ नेता शरद पवार जैसे नेताओं द्वारा किया जाना चाहिए। शिवसेना नेता ने कहा कि वह अब दिल्ली के राजनीतिक माहौल में बदलाव देख रहे हैं। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोने चांदी के दाम में आई तेजी। गोल्ड अब भी 45,500 रुपए का ही है। देखिए नया क्या है भाव। जी आपको बता दें कि भारतीय बाजारों में आज गोल्ड के भाव में तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार यानी 1 मार्च 2021 को सोने का भाव 241 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के बाद भी 46,000 रुपए से नीचे ही बना हुआ है। वहीं चांदी के दाम में भी तेजी आई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,289 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 68,096 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी आज सोना और चांदी के भाव में तेजी दर्ज हुई। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि मौसम ने ली फिर करवट। तेज हवाओं के साथ इन राज्यों में है बारिश के आसार। जाने आईएमडी की ताजा अपडेट। जी हम बात करें कि देश की राजधानी दिल्ली में दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है। हालांकि हवा चलने से मौसम में नमी बनी हुई है। मौसम में होने वाले बदलावों के कारण आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के मौसम में और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को ठंडी हवाएं चलेंगी। दिल्ली के साथ ही हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तापमान में गिरावट रहेगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।